जब भारत में आर्टिकल 370 को हटाया गया, आर्टिकल 370 वेस्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया था जम्मू एंड कश्मीर में, जो टू नेशन थ्योरी के मानने वाले लोग थे, जो कहते थे कि भारत का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान दो अलग अलग कौम है, ये एक साथ नहीं रह सकते, दंगा करेंगे, क्योंकि इन दोनों की सोच अलग है। और इसको न मानने वाले ये कहते थे कि भारत का मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौम नहीं है, एक ही माँ की दो संतानें हैं, इनके कल्चर अलग नहीं हो सकते, इनकी पूजा पद्धति भले अलग हो सकती है। तो जब 370 को हटाया गया तो अरब ममालिक के पास या अरब कंट्रीज के पास ऑप्शन था कि वो इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हो जाते कि भाई ये तो एक इस्लामिक बहुल इलाका है इंडिया का और आप ये कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं है, हम तो पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने वहां पे एमआर को भेजा और कहा जाके मॉल खोलो वहां पे। कश्मीर के में इस्लामिक आतंकवाद ने या रेडिकलिज्म ने, इस्लामिक जिहाद ने वहां पे डेवलपमेंट का सारा रास्ता बंद कर दिया था। वो वहां पे फिल्म बंद कर दिए गए थे, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे, टूरिज्म बंद कर दिया गया था, मंदिरों में दर्शन करना बंद कर दिया गया था, सारी घटनाएं बंद कर दी गई थी। इवन एनआईटी में एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, बच्चे इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहते थे तो वहां के लोकल गुंडों ने आके मारा था। ये हालत थी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की। लेकिन यूएई के क्राउन प्रिंस आए और उन्होंने भारत के मोदी जी को फोन किया और भारत ने ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स, और उन्होंने डिसाइड किया नहीं, अरब अब एक ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी की तरफ जाएगा, वो इस्लामिक ममालिक से के अलावा वो एक इंसानी ममालिक भी बनेगा। धीरे धीरे वर्ल्ड यूनिवर्सैलिटी की तरफ जा रहा है। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है ह्यूमन वैल्यूज विच आर कॉमन एंड विच इज कॉमन टू एंटायर ह्यूमैनिटी। हम सब के एक ह्यूमन वैल्यूज हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, ये जिसका मुख्य कोर है। आर्टिकल 370 पे अरब ने, जो कि इस्लाम का बर्थ प्लेस है, उसने इंडिया का साथ दिया। नंबर 2, अभी ये जब आ रहे हैं प्रिंस अल नह्यान, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बड़े विजनरी आदमी है। ये तब आ रहे हैं जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। आरजू जी, इसकी आप सिग्निफिकेंस समझिए। ये ऐसा वैसा चीज नहीं है। अगर वो चाहते तो मना कर देते कि भाई ये तो हमारे साथ बड़ा जोर जबरदस्ती हुआ है, हमारी मस्जिद को तुमने तोड़ करके और मंदिर बनाई है, और इस्लाम में एक बार मस्जिद हो गई तो मस्जिद हो गई। पर वो जान रहे हैं कि हकीकत क्या है। तो उन्होंने मोदी जी के, आप सोचिए मोदी जी का हाथ कितना मजबूत कर दिया उन्होंने आकर के। और ये रोड शो निकालना, आ भी जाते तो एक अलग है, रोड शो निकाल देना, क्योंकि आज की डेट में मोदी को लोग कहते हैं ये कट्टरवादी हिंदुत्व का फेस है। ये बहुत बड़ी चीज की है, जो इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान का मुसलमान भले हिंदुओं से नफरत करता हो, मगर अरब के मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करते। और प्रिंस अल नह्यान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो ये बताएं कि क्या प्रिंस अल नह्यान इस्लामिक वर्ल्ड के गद्दार है या प्रिंस अल नह्यान अपने देश के गद्दार है? क्योंकि वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं हम तो मोदी के यार हैं। तो जो मोदी का यार है वो यूएई में बरकरार है, और जो मोदी का यार है वो पाकिस्तान में गद्दार है। भाई क्या बात है। देखें, अगर गल्फ कंट्रीज जो है वो साथ दे रही हैं भारत का, तो वो दे सकती हैं, पाकिस्तान नहीं दे सकता। अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो वही जो आपकी वाली बात है कि टू नेशन थ्योरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो तो फिर हमारे गले पड़ जाएगी जो हमने तो कहा और मुल्क बनाया। आपसे गलती हो गई है तो गलती स्वीकार, जलते हमने भी बहुत गलतियां की। हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था 1991 में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी और ये लोग जो विजनरी इंडिया के लीडर हुआ करते थे, ये लोग खड़े होकर के इन्होंने कहा कि टाइम हैज कम टू एक्सेप्ट अ मिस्टेक दैट वी कैन नॉट फॉलो द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हमको कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। वो गए कैपिटलिज्म की तरफ, या कैपिटलिज्म से अगर आपको प्रॉब्लम है तो फ्री इकोनॉमी की तरफ गए। सो पॉइंट ये है कि अगर गलती हो गई है तो एक्सेप्ट करें कि उस गलती की रक्षा के लिए एटम बम बना लेंगे आप। हाँ, आपने देखा है क्या कभी, आपने आज तक जो हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान को कि उसने कोई गलती को एक्सेप्ट किया हो? पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं है ना आरजू जी। यू आर अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री। इसको समझिए सेंटेंस का डेप्थ। पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री। पाकिस्तान ओनली हैज प्रेजेंट।
क्योंकि जब हिस्ट्री बनती है, जिसे कहते हैं ना एंड ऑफ अ बिगिनिंग, जब पाकिस्तान टूटा तो फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री खत्म हो गई, क्योंकि वो मानते ही नहीं उसको, बांग्लादेश की हिस्ट्री मानते हैं। पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट हिस्ट्री, जिसे कहते हैं कंट्री विदाउट पोस्ट बॉक्स। समझ रही है ना? पाकिस्तान इज अ कंट्री विदाउट फ्यूचर एंड विदाउट हिस्ट्री, इट ओनली लिव्स इन प्रेजेंट, और वो भी वो कार्व आउट करना चाहते हैं। डिल्यूजनल कंट्री है पाकिस्तान। चलिए आइए हम यूएई के जो आए हैं उनके दूसरे एंगल पे जाते हैं। तो नंबर 1, अयोध्या के मंदिर में श्री राम का, और अयोध्या में मंदिर बनना उत्तर भारत को मंदिरों से साफ कर दिया था इस्लामिक आक्रांताओं ने, यह बात सच है। और भारत के जिस पार्ट में मंदिर ज्यादा है वो पार्ट इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप है, और भारत के जिस पार्ट से मंदिरों को साफ कर दिया गया था वो बीमारू स्टेट बन गए। वो रिवाइवल किया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो 6 लेन का रोड बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो दुनिया की सबसे उन्नत एयरपोर्ट बनाई जा रही है। मंदिर बनाया जा रहा है तो वहां पे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी हो रहा है। गरीबों को रोजगार भी मिल रहा है। गरीबों को जो स्कीम्स का लाभ होता है, उज्ज्वला योजना, घर घर जल योजना, जो भी बहुत तरह के प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ मिल रहा है। तो पॉइंट ये है कि भारत की जो कल्चरल रिवाइवलिज्म का होना तय था, राम मंदिर उसको फिट करता है। राम मंदिर भारत की चेतना को इतना ज्यादा चेंज करेगा जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि भारत के लोग ये कहने लगे थे कि मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। क्या वो डॉक्टरों की ये बात भूल गए? दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। क्या मंदिर सिर्फ एक अंधविश्वास है? क्या मंदिर में स्पिरिचुअलिटी नहीं होती? क्या मंदिर में आप मेडिटेशन नहीं कर सकते? क्या मंदिर में बैठ करके आप स्वयं को नहीं खोज सकते? मंदिर खाली रिचुअल्स का नाम है? तो पॉइंट ये है कि मंदिरों को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि वो जैसे एक तरीके से किसी पाप का स्थान है, वहां पे जाना किसी तरीके का, जिसे कह लीजिए, अंधविश्वास है। ऐसा नहीं है। आप मस्जिद में कई बार सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहां बैठ के चले जाएं और अपनी सुकून को पा सकें, ठीक है ना? आप ये बताइए, मंदिरों में तो जाने के लिए आपने सबको बोला कि मंदिर में जाओगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक नेता साहब का बयान आया, मंदिरों में जाओगे तो डॉक्टर के यहाँ कब जाओगे? अगर तुम बीमार हो गए तो डॉक्टर के यहाँ जाओगे कि मंदिर के यहाँ जाओगे? अरे भाई, तो क्वेश्चन ये है कि तुम ये भी तो बोलो, बाकियों को भी तो बोलो कि मस्जिद में जाओगे बीमार हो गए। ये तो नहीं बोल रहे हो, एक ही तरफ का सारा ज्ञान दिए पड़े हो। तो ये जो आए हैं, क्या नाम है, अल नाहयान साहब, उन्होंने ये बात कह दी कि राम मंदिर का मतलब भारत की कल्चरल हिस्ट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको रिवाइव होने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भारत की इस्लामिक आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस्लाम भारत में फ्रीली प्रैक्टिस तो किया जा सकता है, बट इस्लाम हमारा आइडेंटिटी नहीं हो सकता। जैसे कजाकिस्तान में इस्लाम 70-80% लोग प्रैक्टिस जरूर करते हैं, बट उनकी आइडेंटिटी इस्लाम नहीं है। उनकी आइडेंटिटी उनका नोमैड पना है, उनकी आइडेंटिटी उनकी कजाक लैंग्वेज है, उनकी आइडेंटिटी उनका कजाक खाना है, उनकी आइडेंटिटी उनका कजाक कपड़ा है, कजाक सोचना है। रिलीजन को मानना अलग चीज है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बन सकती। भारत में इस्लाम का स्वागत है, इस्लाम आप जिसको मानना है प्रैक्टिस करे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस्लामिक आइडेंटिटी नहीं है हमारी। हमारी आइडेंटिटी राम मंदिर है, हमारी आइडेंटिटी भगवान बुद्ध है, हमारी आइडेंटिटी रामकृष्ण परमहंस है, हमारी आइडेंटिटी गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ऋषभ देव महाराज हैं। आप आइए, आपको अगर इस्लाम प्रैक्टिस करना, आपका स्वागत है इंडिया में। आप खुलेआम प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने घर से आपको बैठा के ले चलूंगा, नमाजें पढ़वाऊंगा, आपके लिए मस्जिद भी खोल के दूंगा मैं। लेकिन आप ये कहें कि भारत की वो आइडेंटिटी है, आप भारत की कल्चर को गंदा कहें और गाली दे, ये अनएक्सेप्टेबल है। दूसरे पे आते हैं, तो ये भारत का रिवाइवलिज्म हो गया। 500 साल पहले का क्लॉक, जो गलती की थी उज्बेक आक्रांताओं ने, वो गलती सुधार दी गई। अच्छा, उज्बेकों को दर्द नहीं है? बाबर की तो संतानें नहीं आ रही है वहां से कि भैया उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया, हेलो ये क्या हो रहा है भाई? वो नहीं बोल रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान अलग दर्द हो रहा है, और पाकिस्तान के और मुसलमान का तो कोई पावर ही नहीं है। उसने तो जब से पाकिस्तान बना है, सिवाय जिसे कह लीजिए फेलियर्स के, कुछ नहीं देखा। देश बनाया, फेल हो गया। इकोनॉमी बनाई, फेल हो गई। सोसाइटी और कौम बनाने की कोशिश की, फेल हो गई।
पहले बनाए कि एक कौम बनाएंगे, सब पाकिस्तानी हो जाओ, फिर कह रहे अब सूबा बनाएंगे, कभी इस्लाम भी चाहिए, जमहूरिया भी चाहिए, तो यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड। चलिए दूसरा एंगल जो मैं कहता हूं कि पहला इकोनॉमिक था, तीसरा कल्चरल था, दूसरा मैं दिमाग से हो गया। चलिए इकोनॉमिक पे बात कर लेते हैं। अरब मुमालिक को यह पता है कि जो उनके पास एक सडन रिचनेस आई बिकॉज ऑफ द ऑयल, उसका फ्यूचर बहुत लिमिटेड है, 10 साल। आने वाला समय ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ओर बढ़ चुका है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी में ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी खो चुकी है। द ओनली प्रॉब्लम दैट ऑल्टरनेटिव एनर्जी, जो मेरी जानकारी है, वो फेस कर रही है, वो है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जिस दिन स्टोरेज ऑफ एनर्जी आ गई, खेल खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल का जो प्रेजेंट यूसेज है वो 10 से 20% रिड्यूस हो जाएगा, शायद गाड़ियों के कुछ हद तक रह जाए या गाड़ी भी न चले कुछ कुछ इलाकों में ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है कि जब वो आ रहे हैं भारत में, तो वो भारत में सिर्फ इस्लामिक दृष्टिकोण से नहीं आ रहे हैं, वो भारत में आ रहे हैं भारत अरब की जो हजारों साल का ट्रेड है, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ इंडिया के ट्रेड हुआ करते थे। हम मेसोपोटामिया के कल्चर और सिविलाइजेशन का बहुत सम्मान करते हैं और उसको बहुत आदर भरी नजरों से देखते हैं। तो वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस्लाम उनका कल्चरल आउट व्यू हो सकता है, इस्लाम उनका वर्ल्ड व्यू नहीं हो सकता है, इस्लाम उनका इंटरनेशनल रिलेशंस का पॉइंट वो डायरेक्टिव नहीं हो सकता है। पाकिस्तान इस्लाम को इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिस बनाता है, लेकिन अल नयान साहब जो हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिस बनाया। जिस दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिस इस्लाम को छोड़ करके इकोनॉमिक्स को बनाएगा, भारत के उसके साथ घनिष्ठतम दोस्ती होगी, क्योंकि कोई भी एक कॉमन सेंस का इकोनॉमिस्ट ये बताएगा कि आपकी इकोनॉमिक्स ग्रो ही तभी करेगी जब भारत के साथ आपके संबंध नॉर्मल होंगे। गुजरात वाइब्रेंट समिट से पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद शाम को 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो हुआ। सड़क के किनारे लोगों की भीड़ ने हाथों में झंडे लेकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। दोनों नेताओं के स्वागत में नारे भी लगाए गए। बिन जायद और पीएम मोदी का यह रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू होकर गांधीनगर में खत्म हुआ। विदेश मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें भी शेयर करते हुए लिखा, दोस्ती के मजबूत बंधन की पुष्टि। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपका हमसे मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। भारत में आपका स्वागत है मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड प्रदर्शनी केंद्र के कई हॉल में लगाई गई है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 2 लाख वर्ग मीटर है। प्रदर्शनी में कुल 20 देश शिरकत कर रहे हैं। इसकी शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई है। गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मुख्य अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं बुधवार को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद मोदी प्रमुख वैश्विक निगमों में सीईओ से मिलेंगे और फिर गिफ्ट सिटी जाएंगे। शाम करीब 5:15 पर उनका ग्लोबल फिटनेस लीडरशिप फोरम में प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत करने का भी कार्य